तो राज्यसभा के चुनाव का बिगुल भी बज चुका। बिगुल बजने के बाद हलचल भी तेज हुई, खासतौर से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी के साथ जो इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, इनमें मीटिंगों का दौर भी चला। कई मीटिंग, बीजेपी की मीटिंगें न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दिल्ली तक भी मीटिंगें हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा लगा कि थोड़ा अभी सुस्त रफ्तारी से काम कर रही है। लेकिन यह क्या, ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस मामले पर रेस में खुद को आगे रखना चाहती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से हलचल तेज बीजेपी में है, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे से ही पहले राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। लेकिन इस मामले में बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं गच्चा दे दिया और इससे पहले कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन हां, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। राज्यसभा के लिए 4 सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नामों का ऐलान किया है उनमें 3 नामों का ऐलान किया और उन 3 नामों में से फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि क्या यह तय कर लिया गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब उच्च सदन में यानी राज्यसभा में नहीं जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो चौथा नाम कौन होगा? क्या एनसी के खेमे से ही होगा या फिर कांग्रेस जो दबाव बना रही है उधर से होगा? वही दूसरी तरफ बीजेपी में बहुत ज्यादा खींचतान चल रही है? क्या बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर के दावेदार बहुत ज्यादा हैं? क्या दावेदारी इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही है किसका नाम आगे बढ़ाया जाए? और अगर नहीं तो क्या यह स्ट्रैटेजी है कि पहले सामने वाला नाम आगे कर दे फिर हम चलेंगे अपना पासा? कई सवाल हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं विशाल। तो 4 सीटों पर जीत का दावा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने 4 राज्यसभा सीटों में से जो 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान फिलहाल कर दिया है। ये 3 नाम है चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू। मैं चाहूंगा कि उसकी तस्वीरें आप उनकी दिखाएं हमारे पास, मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा। ये 3 नाम हैं, चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरॉय। ये 3 नाम वो 3 नाम हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा कर दी है कि ये वो 3 नाम हैं, ये वो चेहरे हैं जो राज्यसभा में जाने के लिए बतौर उम्मीदवार हैं। ये एनसी के उम्मीदवार हैं चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरॉय। ये 3 नाम को की घोषणा करने के साथ कम से कम इस मामले में, इस फ्रंट पर, नामों को ऐलान करने के फ्रंट पर एनसी बीजेपी से आगे निकल गई है, सबकत ले चुकी है। फारूक अब्दुल्ला के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, माना यह जा रहा है कि राज्यसभा वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों है? यह पार्टी का अपना मामला है, इस पर कुछ सवाल उठ सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक नाम जो अभी सामने नहीं आया है, यानी कि एक और नाम, क्या चौथी सीट पर आखिर क्या होगा? तो चौथी सीट पर 1-2 दिन में फैसला लिया जा सकता है, ऐसा कहना है अली मोहम्मद सागर का। और उन्होंने ये बात कही है कि इसमें 1-2 दिन में फैसला लिया जा सकता है। तो ये चौथी सीट क्या है? चौथी सीट क्या ये माना जाए कि फारूक अब्दुल्ला जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या इसको लेकर के मंथन है? या फिर ये कि चौथी सीट अपनी शराकतदार जो पार्टी है, जो इत्तेहाद में शामिल, क्या उसे दिया जा सकता है? ऐसे कुछ नाम हैं। अब जरा इन नामों पर एक एक करके चर्चा भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावना है, कितनी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज पाएगी। और बीजेपी ने जो कहा है कि हम 3 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अगर चौथे पे नहीं उतारेंगे तो क्यों? या फिर ऐसा है कि वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, चौथे का भी नाम का ऐलान हो जाए? ऐसे के सवाल हैं। तो सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आकाश वर्मा है, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जगदीप सिंह सीनियर लीडर कांग्रेस, अजय भारती एक्स MLC बीजेपी। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सुहेल कादमी साहब भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मुझे लगता है कि जगदीप अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, जैसे ही वो जुड़ेंगे तो हम उनके बारे में आपको बता देंगे। सबसे पहले, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो मैं रिएक्शन लेकिन अजय भारती जी आपसे लूंगा।
मेरा सवाल आपसे ये होगा कि नामों के ऐलान करने में बीजेपी क्यों पीछे रह गई? अजय भारती जी, अनम्यूट कर लें, खुद को अनम्यूट कर लें। जी जी बोलिए। पीछे रहने का कोई सवाल नहीं है। हमारा एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हमारी जो नेशनल लेवल पर जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स है वहां से उसकी घोषणा होती है, कन्फर्म होता है और उसका अपना टाइम शेड्यूल है। आज हमारी मीटिंग होने वाली है, वहां से नाम आएंगे और 13 जन को हम अपना नामांकन जमा करेंगे। इसलिए कोई उसमें कोई आगे पीछे की कोई बात नहीं है कि हम पीछे रह गए। हम हमारे प्रोसेस से चलते हैं। हम किसी के कंपटीशन में इस प्रकार से नामों की घोषणा में और उसमें है, ऐसा कोई हमारी कंपटीशन नहीं है। नहीं, ये कोई हाँ, कोई एक हिकमत अमली हो सकती है, ये कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसा होता है कि देखा जाता है कि सामने वाला किसे आगे कर रहा है, उसके बाद हम तय करेंगे हमारा उम्मीदवार कौन होगा। क्या ये एक देखिए स्ट्रैटेजी है? इसमें विशाल भाई वो तब होता है अगर आप आम चुनाव में जा रहे हैं जो लोगों को वोट डालने हैं, तब उसकी तो संभावना ज्यादा है। ये ऐसी इलेक्शन है जिसमें एमएलएज ने वोट डालने हैं, इसलिए आम जनता का उसमें बहुत ज्यादा तो फिर रोल क्या नहीं। मामला है? आखिर आखिर अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ? इतनी मीटिंगें हो रही मैंने हैं, मैंने जम्मू कश्मीर में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। मैंने बताया आपको कि ये डायनास्टिक पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है जिसका एक प्रोसेस है। यहाँ पर हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, कोर कमेटी की मीटिंग हो गई, उसके नामों की चर्चा हो गई और फिर जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इसके आधिकारिक रूप से ऑथराइज्ड है घोषणा करने का, तो वो करेंगे। तो आज उनकी मीटिंग हो रही है, तो इसलिए ये प्रोसेस है, इसमें कोई ना आगे पीछे की बात नहीं है। ये प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के कारण ही और हमने तय किया हुआ कि हम ठीक 13 है। को नामांकन भरेंगे, तो 13 तक नाम आ जाएंगे। बल्कि कल ही हो सकता है कि कल ही या आज देर रात तक आ जाए ना। बिल्कुल, आप आज देर रात तक कर लें, कल शाम में कर लें, लेकिन ये तो हो गया कि पहले आप नहीं कर पाए। ये तो एक सुर्खी बन गई, एक हेडलाइन बन गई कि पहले एनसी ने नाम सामने कर दिया, अब बीजेपी करेगी। पहले आप नहीं कर पाए, इससे तो आप बिल्कुल मुस्कुरा के सही, लेकिन इस बात को आप मान लीजिए तो कि एनसी से पहले आप नहीं कर पाए। ये है ना, ये इसमें से मानेंगे ना आप? इसमें से नहीं, उन्होंने आपको उन्होंने पहले घोषणा कर दी, लेकिन इसे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट देखिए, आप खुद मिलेगा, कह रहे हैं इसे कि कोई उन्होंने पहले घोषणा कर दिया, आप खुद कह रहे हैं, नहीं नहीं आपने मान लिया, चलिए ओके। दैट इज आकाश, मैटर ऑफ आकाश, आकाश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आकाश मुझे ये बताएं, ये आपने जो 3 नामों की घोषणा की है, आकाश वर्मा है स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें चौथा नाम क्यों नहीं? और चौथा नाम नहीं, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। दूसरा ये कि फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी चर्चा थी कि वो भी नाम उनका भी हो सकता है। तो क्या चौथा नाम फारूक अब्दुल्ला का ही होगा, या फिर ये कि कुछ और है मामला, क्या है? सबसे पहले तो शुक्रिया विशाल साहब। जी। देखिए, जैसे जैसा आपने कहा कि 3 नामों को आज घोषित किया गया। हम्म। सबसे पहले तो मैं इस स्टेप को वेलकम करूंगा। पिछले 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि राज्यसभा के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होना चाहिए। खैर, हम्म। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। देखिए, आज जो नामों का घोषणा हुई है, तो आज मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो तमाचा उन लोगों के मुंह पे है हम्म। जो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज रन बाय डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। हम्म। तो आज उन लोगों की बोलती जरूर बंद हो गई होगी, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को जरूरत थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हम्म। उस आह्वान में जाएं और वहां पर जाके जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मिसाइल हैं या मसले हैं उनको उजागर करें। क्योंकि हाँ। आज की डेट में अगर देखा जाए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से कद में जो सबसे ऊंचा लीडर कोई नहीं है। हम्म। लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक काडर है, हम्म। एक काडर बेस्ड पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और भी बहुत ज्यादा कदावर नेता हैं हम्म। जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। हम्म। तो मैं समझता हूं कि आज जो 3 नामों की घोषणा की गई है, इसमें जी। हमारे शमी ओबराय साहब हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम है, जिसमें एक सिख समुदाय के व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। हम्म। चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, जिनका एक पॉलिटिकल कद है, हम्म। 30 साल उन्होंने अपने एरिया में लोगों की नुमाइंदगी की और बड़े बड़े अहम पोजीशंस पे रहे, आज उनका ठीक भी है। ये दायित्व बनता था। हम्म। तीसरा, मैं अगर सजाद अहमद किचलू साहब की बात करूं तो वो भी एक बहुत कदावर नेता है, हम्म। हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो हाल ही में चुनाव हुए, तो इसमें जम्मू खित्ते में पीर पंजाल को रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, जी। बट किसी वजह से चिनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन की कमी थी। तो आज वो कदम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिनाब खित्ते के लिए उठाया है और वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन देके एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। ठीक है। और हम इन 3 नामों का वेलकम करते हैं तो जो चौथा नाम पार्टी के कौन होगा? द्वारा अनाउंस चौथा हुए। नाम कौन होगा?
देखिए ये अभी इसके ऊपर जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी हम्म। हमारे साथ टच में हैं। अब देखते हैं कि चौथे नाम पर जो पार्टी हाईकमांड है वो क्या फैसला करती अच्छा, है, बीजेपी क्योंकि कोर बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और हम जो है वो सारे प्रोसेस के बाद ही नाम की घोषणा करते हैं। इससे कुछ आपको कहना है? देखिए इनके पास नाम होंगे तो ये घोषणा करेंगे। अच्छा। जिन जो भी नाम थे वो इस बार मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से उनकी एडजस्टमेंट हो पाई है, और जिस तरीके से इन्होंने जो जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दी है, तो बाकी ये जो इनके चुने हुए जो अभी एलओपी साहब ही हैं, तो पहले जो रविंदर रैना साहब थे वो उनकी तो बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता था। अच्छा। अब जो एलओपी साहब इनके बने हैं, हम्म। तो वो भी पिछली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो पता हम्म। नहीं कोई ऊट पटांग बातें कर रहे थे। हम्म। वो ऐसे उसमें लग रहा था कि वो खुद इस वक्त सत्ताधारी हैं और हम्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस को विपक्ष मानकर बैठे हुए हैं, और हम्म। सवाल वो उस तरीके से कर रहे थे। जिस तरीके से वो बता रहे थे हम्म। कि मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हम्म। मैं ये वाली फाइल निकाल के लाऊंगा, दूसरी हम्म। का काम करवाऊंगा। हम्म। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है हाँ। उनको जवाब देना चाहिए था कि फाइलें उनकी द्वारा रुकी जा रही है, चलिए, उस ठीक पर है, ठीक सफाई है, ओके एलओपी ओके। साहब दे रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन अजय भारती जी, छोटा रिएक्शन जो कुछ कहा गया अभी। ऐसी हल्की जी। बातों का रिएक्शन क्या दें विशाल हम्म। साहब, हम्म। जिनको न कोई मतलब नहीं। हम्म। बात यह है कि एलओपी साहब ने जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहे कि हम सरकार में नहीं है, हम्म। हम्म। तो उनके जो पिछले एक साल हम्म। की कारकर्दगी का चिट्ठा सामने हाँ। रख दिया। उन्होंने कहा कि आपकी कैबिनेट मिनिस्टर में जितने हम्म। फैसले हुए उनकी क्लियरेंस आई है, हम्म। और आप बताइए किस फैसले का कहां पर फाइल अटकी हुई है, हम हमारे इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए वो हम्म। क्लियर करवा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका जवाब नहीं दे पा रही है कि अगर 97 डिसीजन को क्लियर हुआ है एलजी ऑफिस से, तो फिर रुकी कौन सी है? एलओपी साहब ने बताया कि भाई ये जो बिजनेस रूल्स। फाइनेंस के ऑफिस में रुकी हुई है उनकी उन्होंने जिक्र कर दिया, चाहे वो जेके बोस की हो, चाहे वो ठीक है, सोलिसिटर ठीक है, जनरल की। ठीक है, ठीक है। मैं छोटा उन्होंने सा जवाब रिएक्शन नहीं लेना दिया। जरूरी समझ रहा था आपको, आया कहाँ? चूंकि बिल्कुल मैं और इससे बात करते हैं थोड़ा भी, चूंकि जो उन्होंने कह दिया था तो उससे जवाब देना जरूरी था। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, और वो है हमारे साथ जगदीप सिंह। जगदीप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि चौथा नाम क्या मतलब आपके दबाव से रुका हुआ है? कांग्रेस का कोई बंदा होगा चौथा जो नाम आएगा? एनसी ने 3 ही नाम का अनाउंस किया, चौथा नहीं, क्या वजह? वसाल साहब आदाब। जी, आदाब। देखिए, गठबंधन का धर्म हमने हम्म। पहले दिन से निभाया। जी। एक मत होकर एक सुर में हम एक मंच पर हाँ। एक साथ आए, ठीक है। ताकि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को हाँ। जमीनी सतह पर लाकर हाँ। लोगों के बीच एक्सपोज कर सके। हम्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपको चौथे नाम का भी जानकारी जो है मिल जाएगी। पर ये जो भारती साहब है, हम्म। बहुत विद्वान आदमी है, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत बड़े नेता है भाजपा के। आप पूछ रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से कि भाजपा के बारे में बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा नाम है, क्या कहना चाहेंगे? तो भाई साहब, ये दुनिया की वो सबसे बड़ी पार्टी है जो पिछले 2 सालों से अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। दूसरी बात यह है कि ऐसी पार्टी जिसमें गुजरात लाबी हावी हो जी। और केवल 2 लोग पार्टी को धक्के से चलाए, और पार्टी का वो डमी अध्यक्ष जो है वो सीधे शब्दों में कहे कि जो हमारे वैचारिक पुरोधा है यानी कि आरएसएस है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आज संजय जोशी भाजपा के अध्यक्ष बने तो फिर क्या परिस्थितियां होंगी, और क्या खींचतान और क्या घमासान आरएसएस और भाजपा के बीच मचा हुआ है। तो ये जब कभी तारीफ करती है भारतीय जनता पार्टी की, तो थोड़ा जरा सलीके से किया करें। भारती साहब, मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक और है, रही चलिए, बात मैं इस पे नामों की, तो एक्शन ये ले कोई लूंगा। बड़ी बात नहीं है। आगे आप बताएं, किसने लेकिन मैं पहले एक किए, किसने चीज बाद में किए। सुनिए, क्या नाम, matters। जी जी बिल्कुल, जगदीप जी, क्या बेहतर होता, क्या ही अच्छा होता कि चारों नाम एक साथ अनाउंस हो जाते? अगर कांग्रेस का ही वो चौथा नाम है तो वो नाम सामने आ जाता, या एनसी का ही कोई नाम होना है तो वो सामने आ जाता। ये ऐसा करके आपने मतलब जो अपोजिशन में हैं आपके जो पार्टियां, उनको एक मौका नहीं दे दिया आप लोगों ने? वसाल साहब, थोड़ा सा पीछे चलिए और याद कीजिए क्यों कांग्रेस आज सत्ता का हिस्सा नहीं बनी। हमारा एकमात्र ध्येय था हमारी रियासत, हमारा हक। और जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता, कांग्रेस आला कमान ने बड़ा साफ कर दिया था, हम सत्ता में प्रत्यक्षता जो है अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे। परोक्ष रूप से हमारा समर्थन रहा है, और आपने देखा कांग्रेस ने हालिया विधानसभा चुनाव में कितने त्याग, राजनीतिक त्याग जो हैं, कहां कहां पर नहीं किए।
तो अब जी। ये कोई बहुत बड़ी बात मुझे समझ में नहीं आती, और मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत जल्द आपको चौथा नाम मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी वसाल साहब। ठीक है, ये एक अलग बात हो गई। अजय भारती जी, आपके पास बाद में आता हूँ, थोड़ा सा चलते हैं। सुहेल काज़मी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुहेल काज़मी साहब, काफ़ी हीटअप है जम्मू कश्मीर, जो है रह रहकर सुर्खियों में आता रहता है, और अच्छा लगता है कि वहाँ की सियासत जो है इस तरह से ओपन फ्रंट पे बात होती है, चर्चा होती है। डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा ये इंडिकेशन है कि इस फ्रंट बात हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से कैसे देखते हैं इस नैरेटिव में? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में आवाम की सीधी भागीदारी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या इसमें भी ये मैटर करता है कि किसने नाम पहले अनाउंस कर दिया, या कौन कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है? 4 सीटें हैं, लेकिन आंकड़े किसके फेवर में हैं, कौन क्या बात कर रहा है, कितना मुश्किल हो रही है? मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पर आप एक थर्ड आई जैसा बताएं हमें कुछ। जी। देखिए, पहले तो आकाश जी को, क्योंकि स्पोक्स पर्सन है एनसी के, इनको मुबारक देते हैं हम कि सबसे पहली जो लिस्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आई है। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं 3 नामों की, ये हमें तकरीबन 15-20 दिन से पता है कि ये नाम होंगे। और जो चौथा नाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जम्मू प्रोविंस से हो सकता था। हाँ। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बात की है फारूक अब्दुल्ला से फोन पे भी और मिल के भी, उससे एक उम्मीद है कि एक कोलिशन, जो नाम है वो एनसीए और कांग्रेस से आ सकता है, इसीलिए शायद उसको एक दिन के लिए डिले किया है, लेकिन वो भी नाम आ जाएगा। चौधरी रमजान की मैं जब तक बात करूं, उनसे मेरी बात होती रहती है। वो एक ऐसा दिग्गज नेता है जो हंदवाड़ा में कुछ वोटों से, 500 कुछ वोटों से हंदवाड़ा में वो पिछली बार हारे थे, और सजाद किचलू भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे थे। लेकिन जो चौधरी रमजान साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 82 में वो मिनिस्टर बने थे, यंगेस्ट मिनिस्टर थे शेख साहब के टाइम पे, और उसके बाद फारूक साहब के मिनिस्टर रहे, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के भी वो मिनिस्टर रहे। तो आप देख लीजिए कि 3 जनरेशन के साथ चौधरी रमजान ने काम किया है। और ये पहले वहां थे, पहली इलेक्शन में गनी लोन को इन्होंने हराया था, और ये असेंबली में आए थे। तो एक तो लॉयल्टी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और हारने के बाद भी उनको नॉमिनेट किया है। दूसरा जो है, चिनाब वैली से आकाश ने ठीक कहा कि रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, बिल्कुल सजाद किचलू को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, और सरदार समुदाय से भी एक रिप्रेजेंटेशन दी है। तो इनकम्बेंसी, विद इन इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है किसी पार्टी में, उसको विराम लगा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये 15-20 दिन से हम बात सुन रहे थे, और एक नाम जम्मू से हम अजय सडोत्रा का भी सुनते थे। अब कोलिशन में कौन नाम आता है तो कल परसों वो भी आ जाएगा। ये डिसिप्लिन जो है, ये कायम दायम रहना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो रीजनल है चाहे वो नेशनल है। उससे ये होता है कि स्पेकुलेशंस और जो हम टेबल न्यूज करते रहते हैं उस पर विराम लग जाता है, और साफ सुथरी तरह से इलेक्शंस होती हैं। जहां तक वोटिंग का ताल्लुक है, ये वो लोग हैं जो असेंबली में नुमाइंदे हैं लोगों के, चाहे 2 वोटों की इलेक्शन हो या 2 लाख की इलेक्शन हो। इलेक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इलेक्शन, और उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे 2 नॉमिनीज होंगे, दो को नॉमिनेट करेंगे। 2 को करने की इनकी ना तो इसको पोजीशन है, ना इनके पास नंबर है। लेकिन बाकी रियासतों की तरह अगर कोई ताम झंड और बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मुमकिन है, क्योंकि बहुत सी स्टेटों में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, और वो लोग जो है राज्यसभा में पहुंचे हैं। तो यहाँ तो आने वाला वक्त बताएगा किस तरह का चलन रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीदो फरोख्त होगी जो होती है। तो अभी फिलहाल जो है आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों नाम जो है बड़े क्रेडिबल है, और बड़े इंपॉर्टेंट नाम है जो उन्होंने अनाउंस किए। जी। ये अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर इसी के साथ उठ रहा है। मैं अजय भारती जी के पास आऊंगा रिएक्शन के लिए। आपसे मुझे ये पूछना है आकाश, माफ कीजिएगा। आकाश, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हम ये देख रहे हैं कि इनमें जो आपके 3 नाम हैं, अभी हालांकि काफ़ी तफसील से बताया उन्होंने सुहेल काज़मी साहब ने, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एक टैग लग जाता है कि भाई 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो चुनाव हार चुके हैं असेंबली के। तो मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जो असेंबली का चुनाव हार जाता है, आप अभी रिसेंट पास्ट में उसे आपने मौका दिया है राज्यसभा चुनाव, क्या इससे कुछ नैरेटिव पे फर्क नहीं पड़ेगा?
देखिए विशाल साहब, चुनाव हारने से और जीतने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जिस नुमाइंदे को हम आगे ला रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, उसने उसका क्या दायित्व रहा है, कितना उन्होंने सर्व किया है, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है समाज के प्रति। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चौधरी रमजान साहब का पॉलिटिकल करियर, जैसे हमारे काजमी साहब ने भी बताया कि वो बड़ा अद्भुत है। ठीक तो है। उन्होंने 30 साल लोगों की सेवा में बिताए हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे वो रहे हैं। वैसे ही मैं किचलू साहब की बात करूं तो वो उन्होंने भी हमेशा से वो चिनाब वैली की रिप्रेजेंटेशन में अव्वल नंबर पे रहे हैं। लेकिन इस बार किसी वजह से, और वो भी मात्र 200-400 वोट से, जो दोनों ये हमारे कैंडिडेट्स थे ये रह गए थे। लेकिन आज अगर मैं आपको बात करूं, क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट कैंडिडेट्स, इट्स अबाउट द एरिया व्हाट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि चिनाब वैली जो था पिछले इलेक्शंस में जब नुमाइंदगी दी गई तो चिनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो भी काम पूरा कर दिखाया कि चिनाब वैली को एक बड़े कदावर नेता के रूप में रिप्रेजेंटेशन दी है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी, अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, डोडा उधमपुर लोकसभा की, तो यहाँ पर उनके जितेंद्र स्ट्रेंथ सिंह पे जी। बात हो चुकी है। अजय भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल अभी आपसे उठाए थे जगदीप जी ने, आप उस पर कुछ कहना चाहते हो तो कहें। और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये बीजेपी के लिए एक मौका ऐसा है कुछ डायरेक्टिव बनाने या गढ़ने का कि भाई आपने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो अभी हाल के असेंबली चुनाव हार चुके हैं, उनको आपने रेस में फिर से घोड़ा बनाया है? विशाल साहब, मैं पहले तो उस पर ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता था, लेकिन दोनों के नेताओं के, मैं काजमी साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत ही रेस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही पुराने कदावर जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर। लेकिन इन दोनों नेताओं के बारे में, खासकर सजाद किचलू जी के बारे में क्या क्या रिकॉर्ड है वो भी जग जाहिर है। उसमें से उनका, चाहे वो कम्युनल एंगल हो चाहे कैसा हो, उसमें बहुत सी बातें हैं उनकी, इसलिए मैं, लेकिन उस पर इस वक्त चर्चा नहीं करना चाहता था। ठीक है। नहीं, मेरा सिंपल ये कहना था कि हार या जीत की बात कर रहा हूं। अभी असेंबली चुनाव आपने आप हार गए, अब आप जो है पार्लियामेंट भेजने की तैयारी हो रही है। मैं कह रहा हूं कि इससे क्या कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट है या फिर नहीं? मतलब बीजेपी कैसे देखती है इसको? वो कहीं और कार्डर को कोई चांस नहीं देना जो डायनास्टी के नजदीक है, जो रूलिंग फैमिली के नजदीक है, उनके ही नजदीकियों के आधार पर टिकट दिया गया है। वो मैं, अच्छा, इसलिए इस पर, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो किसको दे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मुझे कांग्रेस पर बड़ा अचरज है। जगदीप जी बहुत हर तरह से कोशिश करते हुए डिफेंड करते हैं कांग्रेस को, क्या पता नहीं कहां कहां से चीजें लाते हैं। कौन सी पार्टी जिसके G23 अभी तक सारी दुनिया में मशहूर है, G23 का जिसके अभी के अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे को तो इस परिवार ने अध्यक्ष बना दिया। वो जो जिनके मतलब अगर कोई जेन्युइन बात करता, थरूर साहब जैसे, मनीष तिवारी जैसे, उनको पार्टी कहां पर चांस नहीं देती है पार्लियामेंट्री कमेटी को रिप्रेजेंट। देखिए, आपको इतना याद करना पड़ रहा है, लेकिन ये सबकी जुबान पर है कि भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल नहीं पा रही है। नहीं, ये याद नहीं करना पड़ता, ये जग जाहिर है सबके सामने ना। अभी थरूर साहब निकले, बाहर गए। अच्छा, चलिए, आपने जवाब दे दिया, अच्छा है। जगदीप जी, मेरा सवाल आपसे भी थोड़ा सा है। मेरा वही सवाल है कि कैंडिडेट जो रिसेंट पास्ट में अभी असेंबली का चुनाव हार चुका है, उसको आप भेज रहे हैं, मतलब ये इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आप मुझे पूरी बात करने देंगे? नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप जल्दी कीजिएगा, वक्त कम है हमारे पास। आप लेट से जुड़े थे, ये याद रखिए। बोलिए। दो मन में हूं तो कुछ तो समय तो उस हिसाब से जाएगा। हमारा ये सीधा कहना है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका अध्यक्ष कैसे बनेगा उसका भी प्रोसेस है, और जिसके अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं कर सकते। कांग्रेस में कौन होगा वो पता है कि शाम को किचन कैबिनेट बैठेगी, वो तय करेगी। लेकिन जगदीप जी, मैं आपके पास आ रहा था, प्लीज, वक्त बिल्कुल कम है। हाँ जगदीप जी, अनम्यूट, आप अनम्यूट हैं, म्यूट की, मतलब अनम्यूट कीजिए खुद को, म्यूटेड है आप। जी जी, मुख्तसर शब्दों में केवल दो बातें। पहली तो जो मैंने सवाल पूछा, ये G23 पर चले गए। G23 के किस नेता की आज की तारीख में क्या हालत है ये देश जानता है। पार्टी बड़ी होती है, नेता नहीं। दूसरा मेरा, मैं आपको बता दूं, जो मुद्दे की बात है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि देखिए, राज्यसभा में कौन चला जाता है या पार्टी किस नाम पर ये दांव खेलती है, ये आला कमान तय करेगी। लेकिन अभी हाल जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक जन व्यापक आंदोलन शुरू किया है और कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें नए जोश को, नए युवाओं को, नए चेहरों को और पार्टी की एक
पूरे आमूलचूल ढांचे में एक नए सिरे से परिवर्तन करके सफलता और कामयाबी की नई बयार लाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं, आला कमान कर रही है, मुझे लगता है उसके नतीजे न केवल बेहद सुखद होंगे हाँ। बल्कि आश्चर्यजनक भी होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। सुहेल कादरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का, अजय भारती जी, आकाश और जगदीप, बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों का भी, आप बने रहे रेडियो 3 के साथ। हमें नहीं इजाजत।